मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी कॉमन पोर्टल की, ई वे बिल की और भी कुछ आइटम्स हैं जो जीएसटी से कनेक्टेड हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी कॉमन पोर्टल की। तो क्या चीज़ है ये? जैसे आप किसी भी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो सिमिलरली जीएसटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए जीएसटी नेटवर्क के द्वारा मैनेज किया जाता है ये जीएसटी कॉमन पोर्टल, जिसे आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी कह सकते हैं। ओके, और ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक इंटरफेस है बिटवीन टैक्स पेयर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो एक तरीके से एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है टैक्स पेयर को, गवर्नमेंट को, ताकि जीएसटी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिटर्न्स, क्लेम्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये सारी चीज़ों का जो है एक तरीके से मैनेज किया जा सके। तो आप देख सकते हो जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या क्या फंक्शन प्ले करता है। जैसे रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, रिटर्न्स को फॉरवर्ड किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, आईजीएसटी का कैलकुलेशन और सेटलमेंट होता है, और इसके अलावा MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसके टैक्स की लायबिलिटी को लेकर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा एनालाइज किया जाता है टैक्स पेयर के प्रोफाइल को। तो ये सारे फंक्शंस जीएसटी पोर्टल के द्वारा बनाए किए जाते हैं। GSTN यानी कि जीएसटी नेटवर्क जो है, उसने कई आईटी या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज़ हैं उनको हायर किया है। उन्हें जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कहा जाता है, जो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिससे टैक्स पेयर को इजी रहे, सरकार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो, लाइबिलिटीज़ ऑफ टैक्सेस जो है वो फुलफिल की जा सकें, रिटर्न्स को फाइल करना आसान हो, और एक तरह से इंट्रैक्शन है टैक्स पेयर्स का जीएसटीएन के साथ। तो मतलब एक टैक्स पेयर किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है, उसके लिए ज़रूरी है जो सुविधा प्रोवाइडर्स हैं वो काम करते हैं और वो इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी मैनुअल नहीं होती है, नो मैनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, नथिंग एल्स, no other activities will be done except ऑनलाइन मोड। तो ऑल टैक्सेस कैन ऑल्सो बी पेड ऑनलाइन। तो एक तरीके से जो भी रिटर्न्स फाइल करना है, रजिस्ट्रेशन है, या फिर टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का मसला है, या फिर कोई क्वेरी है टैक्स पेयर की, दीज ऑल क्वेरीज आर सॉर्टेड आउट बाय दिस पोर्टल, राइट। अब हम देखते हैं कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर क्या है। तो अभी हमने बात की कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो हैं वो एक तरीके से टैक्सेबल पर्सन प्लस में सरकार को या जो भी जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाते हैं, ताकि इजीली टैक्स पेयर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके, जीएसटी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके टैक्स पेयर और सरकार के बीच में। तो ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो है वो कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उन्हीं सॉफ्टवेयर की बदौलत, उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू ही एक टैक्स पेयर जीएसटीएन से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाएंगी कंपनीज़ या जो आईटी कंपनीज़ हैं उन्हें हम सुविधा प्रोवाइडर कहते हैं। और ऑलमोस्ट 34 कंपनीज़ को सुविधा प्रोवाइडर का नाम दिया गया है, उन्हें अप्रूवल मिला हुआ है सुविधा प्रोवाइडर के तौर पे काम करने के लिए। 24/7 की इनकी जॉब है, यानी कि कभी भी हम जो है इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी हम इनसे हेल्प ले सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो जीएसटी के लिए इस बिल का इस्तेमाल होता है। अभी हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। ई वे बिल जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जो आप जनरेट करेंगे जीएसटीएन कॉमन पोर्टल्स पर। जो जीएसटीएन के कॉमन पोर्टल है उस पर ही जनरेट हो सकता है। और जनरेट करने के लिए आप एक एसएमएस के थ्रू जो है ई वे बिल जो है वो जनरेट भी किया जाएगा और कैंसिल भी किया जाएगा। तो एसएमएस के थ्रू ये काम हो सकता है। और ये कब ज़रूरत होती है ई वे बिल की? अगर एक टैक्स सप्लायर 50,000 रुपये से ज़्यादा का सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का बिल जो है, अगर या 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है, वैल्यू है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसे ई वे बिल जनरेट करना होगा। और उसकी जो भी ये जो एडजस्टमेंट होगी वो ई वे बिल के ही थ्रू होगी, नॉर्मल बिल के थ्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो 50,000 से ज़्यादा के अमाउंट के लिए जीएसटीएन के द्वारा ई वे बिल की सुविधा दी जाती है। ओके और एसएमएस के थ्रू ये जनरेट होता है, पोर्टल पे जनरेट होगा। और ई वे बिल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कब किया गया है? 1 अप्रैल 2018 है। दिस इज़ 1 अप्रैल 2018, राइट। और ई वे बिल जनरेट जब किया जाता है तो हर पर्सन को जो भी ई वे बिल जनरेट करना चाहता है उसे एक ईबीएन नंबर, ईबीएन मीन्स ई वे बिल नंबर, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो सप्लायर को, एक जिसको उसने सप्लाई करना है मतलब रिसिपिएंट को, एंड ट्रांसपोर्टर को। और जो ट्रांसपोर्ट करेगा सप्लायर से रिसीवर के पास गुड्स को, उसे ये ईबीएन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ई वे बिल जो है जीएसटी के लिए एक सुविधा ही है एक तरीके से, और एक कंपल्शन भी है। मोर देन 50,000 की अमाउंट के लिए हमें ये ई वे बिल जो है प्रोड्यूस करना ही होता है, जनरेट करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर से वही बात कर रहा है कि मैंडेटरी जनरेशन, यानी कि मैंडेटरी कब होता है? अगर कंसाइनमेंट आपका 50,000 से ज़्यादा का है, एक बार में ही आपका 50,000 से ज़्यादा का सामान जा रहा है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए 50,000 के सामान को आप स्प्लिट करके भेज रहे हैं, जैसे एक बार में आप 40,000 भेज रहे हैं, दूसरी बार में आप 10,000 का सामान भेज रहे हैं, देन देयर इज़ अ प्रोविज़न कि ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। नाउ एट दैट मोमेंट ई वे बिल इज़ नॉट कंपल्सरी, वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, राइट। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि आप 40 और 10 का जो एक रेशो बनाकर दे रहे हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, वो अगर डिफरेंट डेज पे कर रहे हैं, अगर एक ही दिन में आप कर रहे हैं, एक ही दिन में, या फिर एक अलग अलग व्हीकल्स में आप सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग वैल्यू का, तो आपको ई वे बिल प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि उसका टोटल अमाउंट देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट डेज में, अगर फर्स्ट डे आपने जैसे मान लीजिए 30 का किया है, सेकेंड डे में आपने 40 का किया है, तो आपको जो है ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पहली बार में जैसे 50 का हो गया, दूसरी बार में चाहे आप 30 का करो, 20 का करो, तो आपको पहले दिन के लिए ई वे बिल जनरेट करना होगा, दूसरे दिन के लिए नहीं करना होगा, राइट। सो ये थी इसकी थोड़ी सी ई वे बिल की प्रोविजंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, और हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए जीएसटी को समझने के लिए। दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। डॉक्ट्राइन मीन्स प्रिंसिपल। तो एक तरीके से एक ऐसा प्रॉफिट जिस पर आपका हक नहीं है, ओके, उसके लिए कि ये प्रिंसिपल बनाया गया है। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ने कहीं कुछ सामान मंगवाया, जैसे हम इम्पोर्टर की बात करते हैं। इम्पोर्टर ने अगर कोई सामान इम्पोर्ट करवाया है और उसने इम्पोर्ट ड्यूटी दी है, राइट, कस्टम ड्यूटी जिसको कह सकते हैं, कस्टम ड्यूटी दी है। अब मान लीजिए क्या होता है कि डेफिनेटली अगर आप कस्टम ड्यूटी पे करके कुछ सामान दे रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, तो आप उस वस्तु के प्राइस में अपना ये डेफिनेटली कस्टम ड्यूटी भी ऐड करेंगे, क्योंकि वो आपकी जेब से गई हुई है। ठीक है ना, हम कोई भी खर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर, और जब हम उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हम अपनी सारी कॉस्ट भी तो निकालते हैं ना सेलर से, बायर से। तो हमने क्या किया, हमने कस्टम ड्यूटी ऐड कर ली, और इसके अलावा जो भी हमारा खर्च था, कॉस्ट था, वो हमने ऐड किया, और उसके बाद अपना प्रॉफिट रख के, प्रॉफिट मतलब उसको अपने मार्जिन जोड़कर, और हमने उसको बेच दिया। ठीक है, तो अब उसको बियर किसने किया? अल्टीमेटली जो कंज्यूमर था, जिसको हमने वो चीज़ सेल की है।
ठीक है। मान लीजिए 1% कल को अगर कुछ प्रोविजंस ऐसे आ जाए या कस्टम ड्यूटी का रेट चेंज हो जाए या आपको कस्टम ड्यूटी का रिफंड आ जाए, राइट, तो या इम्पोर्टर ने कोई क्लेम किया है रिफंड का जिसके बारे में कंज्यूमर को कोई जानकारी नहीं है। अब कंज्यूमर से तो वो कस्टम ड्यूटी ले चुका ना इनडायरेक्टली उसकी कॉस्ट में ऐड करके। तो अब ये जो पैसा आया उसके पास रिफंड का, वो पैसे के ऊपर हक किसका है? जिसने फाइनली वो पैसा दिया है। तो फाइनली आपने कहाँ दिया है? आपको आपने जो दिया है वो आपने कॉस्ट में ऐड करके बायर से ले लिया। तो इस पैसे पर अब अधिकार किसका है? यानी कि ये जो रिफ़ंड आया है आपके पास, रिफ़ंड का मतलब आपके पास पैसा वापस आ जाना, जो आपने एक बार पे किया टैक्स का वो आपके पास वापस आ गया। तो उस पर अधिकार किसका है? उस कंज्यूमर का है जिससे आपने एक्स्ट्रा पैसा ले रखा है जब वो चीज़ एक्चुअली बेची गई थी। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस जो है पोजीशन को या इस एक तरीके से सर्कमस्टांसेस, इस तरीके के जो हालात हैं उसको हम बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट, कि उस बेनिफिट पर आपका हक नहीं था फिर भी आपने रख लिया और आप जिसका हक था यानी कस्टमर का हक था आपने उसको वो नहीं दिया। तो इस केस में क्या होता है कि अगर रिफंड आया और कस्टमर को हम नहीं दे पाए किसी वजह से, कोई जेन्युइन रीज़न था या कोई कस्टमर या वो कस्टमर आगे आया नहीं, या हमें कई बार ऐसा होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कुछ ऐसा सीन रहा कि वो बेनिफिट हम उसको वापस नहीं दे पाए, तो तब तक हम उस बेनिफिट को क्या करें? उस पैसे को एक प्रोविज़न बनाया गया है, एक फ़ंड बनाया जाता है कंज्यूमर वेलफेयर फ़ंड। तो ये कंज्यूमर वेलफेयर फ़ंड में वो पैसा डालना चाहिए और डालना पड़ेगा इस रिफ़ंड का पैसा जब तक असली जो बेनिफिशियरी जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको आइडेंटिफाइड करके उसको पैसा नहीं दिया जाता, राइट। तो दिस वाज डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक करेंगे एंटी प्रॉफिटियरिंग का। ये भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि सेम है। इसमें भी यही है कि अगर कल को ऐसा कुछ सीन आ जाए कि जीएसटी के रेट्स चेंज हो जाते हैं, रेट्स ऑफ टैक्सेस जो है रिड्यूस हो जाते हैं, इन दैट केस यू विल हैव टू पास द बेनिफिट्स ड्यू टू द रिडक्शन। जो रिडक्शन हुआ है रेट्स में तो उसका जो भी बेनिफिट आपको मिला, अब उसके ऊपर कंज्यूमर का भी तो हक है ना। सो इस तरीके का जो भी बेनिफिट हमको इसलिए मिला क्योंकि रेट्स बाद में डिक्रीज़ हुए लेकिन हम पहले जीएसटी ले चुके थे। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसका पैसा उस पर्सन को मिलना चाहिए जिसने आपको एक्स्ट्रा जीएसटी दे रखा है, राइट। तो एक तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम लेते हैं तो उस क्रेडिट में कुछ हिस्सा फिर उस कस्टमर का भी होता है जिसने एक्स्ट्रा जीएसटी पे कर रखा है, राइट। इसके संबंध में सरकार रूल्स बनाए गए थे 18 जून 2016 को। अब हम बात करेंगे टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं। जो टैक्सेबल पर्सन का मतलब यहाँ पर वो पर्सन है जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एक तो रजिस्टर्ड है, राइट, या जिसको रजिस्टर होना चाहिए। एक तो होता है ना कि रजिस्टर्ड है आप, और एक है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बट फिलहाल आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। तो दैट पर्सन विल बी नोन एज टैक्सेबल पर्सन। ओके, रजिस्ट्रेशन का जब जिक्र आया है तो हमें पता आना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन से क्या फ़ायदे हैं, क्या लॉजिक है इसका। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इसके लिए मैं पहले आपको 1 मिनट यहाँ पे लेके चलूँगी। रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो ऐसा पर्सन जो हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट यानी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, राइट। बट एक ऐसा पर्सन नहीं आएगा जिसको यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया गया। अब यहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या नई चीज़ है। हमने जीएसटी के बारे में तो बात की है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन ये नंबर हमने अभी तक नहीं पढ़ा, दैट इज़ यूनिक आइडेंटिटी नंबर, राइट। तो ये ऐसा नंबर है जो पर्टिकुलर पर्सन्स, पर्टिकुलर अथॉरिटी को दिया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रिफंड ऑफ टैक्सेस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएनओ की कोई एजेंसी है, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है, या कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं, एक सेकेंड,
मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीलेटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर बना रखे हैं अपने कॉमन बेनिफिट्स के लिए, राइट, तो उसे हम मल्टीलेटरल बोलेंगे। तो यूएनओ की कोई स्पेसिफिक एजेंसी है या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या यूएनओ ने नोटिफाई किए हैं, राइट, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई ले सकें और रिफ़ंड क्लेम कर सकें, ओके। और इसके अलावा भी कोई और पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जिसको कमिश्नर ने नोटिफाई कर रखा है, उस पर्सन को भी रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर एक पर्सन का टर्नओवर सेल्स एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जाती है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, मैंडेटरी है उसके लिए। दूसरी बात, ये एक तरीके से एक पर्सन को लीगली रिकॉग्नाइज, मतलब उसको आइडेंटिफाई लीगली करने के लिए भी एक तरह से उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। मतलब आप एक सप्लायर हैं जीएसटी के अंतर्गत, इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फिर उसके अलावा जीएसटी कलेक्ट करना है एज ए सप्लायर, तो ये तभी कर पाओगे जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। इसके अलावा जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम लेना, इसकी एडजस्टमेंट करना, इसका बेनिफिट लेना, ये तभी हो पॉसिबल है जब हम अपने आप को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर करवाएंगे। और इसके अलावा टैक्सेस की प्रॉपर अकाउंटिंग वगैरह में भी रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है या उसका बेनिफिट है। रजिस्ट्रेशन के टाइप्स की हम बात करेंगे तो 3 तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। मैंडेटरी यानी कि जो कंपलसरी है, वॉलंटरी जो आप अपनी इच्छा से कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट जिसमें डिपार्टमेंट अपने आप रजिस्ट्रेशन करेगा आपका, आपने कोई अप्लाई नहीं किया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की। ऐसा रजिस्ट्रेशन जो हर उस सप्लायर को करवाना होगा या वो लाइबल होगा अगर उसकी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, या मतलब गुड्स या सर्विसेज दोनों की भी हो सकती है, 20 लाख से ज़्यादा हो रही है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्सेबल है वो 20 लाख से ऊपर है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है या मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड है, तो यहाँ के लिए ये अमाउंट की जो लिमिट है वो 10 लाख है, ओके। उसके अलावा फिर हम बात कर रहे थे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि अगर आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, मान लीजिए आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी इच्छा से करवाना चाहते हैं तो कोई उसमें मनाही नहीं है कि आप करवा सकते हैं। तो एनी पर्सन हु इज़ नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, बट यू कैन अप्लाई for the registration under GST, राइट। तो ये आप अपनी इच्छा से करवा रहे हैं, ओके। अब उसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन आपने 6 महीने तक कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी उसके पास एक अधिकार होगा कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये तो हुआ कि उसने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया विद इन 6 मंथ अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। लेकिन अगर आपने खुद जैसे अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन आप चाहते हैं कि चलो मुझे कैंसिल करवाना चाहिए, तो आपकी एप्लीकेशन 1 साल तक कंसिडर फिर नहीं करेंगे वो। मतलब आपने जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवाया उसके 1 साल तक अब आप फिर कैंसिल नहीं करवा पाओगे। वो अपने आप कर लेंगे, एक अलग बात है कैंसिल, आप अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं करवा सकते। उसके लिए आप एप्लीकेशन दोगे भी तो भी वो कंसिडर नहीं की जाएगी। ये हो गया दूसरे टाइप का रजिस्ट्रेशन। अब 3rd नंबर पे आते हैं, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट।
सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। जब डिपार्टमेंट या कोई भी अथॉरिटी बिना किसी एप्लीकेशन के या बिना किसी रिक्वेस्ट के अगर आपका रजिस्ट्रेशन करता है डिपार्टमेंट अपने आप, तो उसे हम रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट कहेंगे। इट मीन्स कि ये इसका क्या प्रोसीजर रहेगा जब कोई भी पर्सन अच्छा डिपार्टमेंट क्यों करेगा, डिपार्टमेंट को क्या परेशानी है, वो क्या यही काम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जानबूझकर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते हैं, जबकि करवाना चाहिए, उनका टर्नओवर ऊपर जा रहा है पर वो करवा नहीं रहे हैं, तो ये गलत है। तो अगर कोई भी पर्सन हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, इन दैट केस डिपार्टमेंट अपने आप उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन कर देगा। लेकिन वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगा, परमानेंट नहीं होगा, वो अभी टेम्परेरी हुआ है क्योंकि उस पर्सन ने अपने आप को कोई अप्लाई नहीं किया है ना। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होने के बाद या फिर कई बार डिपार्टमेंट को ये लगता है कि कहीं कोई सर्च या कोई इंस्पेक्शन हुआ है और उस दौरान पाया गया कि एक पर्सन की जो है जो वो टैक्सेबल पर्सन था और उसका टर्नओवर इस लिमिट से ज़्यादा था, उसको करवाना चाहिए था पर उसने नहीं करवाया, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है यानी डिपार्टमेंट जो है उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होने के 90 यानी कि 90 डेज़ के अंदर अंदर अब उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की। ये तो डिपार्टमेंट ने किया है लेकिन उसे खुद अप्लाई करना होगा एक एप्लीकेशन के थ्रू ताकि उसे रजिस्टर किया जाए, राइट। तो ये थे हमारे 3 तरीके के रजिस्ट्रेशन। तो आई थिंक इस जो वीडियो में हम लोग सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। हमने बात की ई वे बिल की, हमने बात की सुविधा प्रोवाइडर की, नेटवर्क की, और जो है हमने बात की अनरिचमेंट की, अनजस्ट एनरिचमेंट की, एंटी प्रॉफिटियरिंग की। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, तो टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है या रजिस्टर होने के लायक है, दैट इज़ टैक्सेबल पर्सन। एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने जाना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।